आज के वीडियो में हम लोग सीपेट एग्ज़ाम की पूरी जानकारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सीपेट एग्ज़ाम क्या होता है, सीपेट एग्ज़ाम का फॉर्म कब आता है, सीपेट एग्ज़ाम की डेट क्या होती है, सीपेट एग्ज़ाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, सीपेट एग्ज़ाम में कितने कोर्सेज आते हैं, सीपेट एग्ज़ाम के अंतर्गत कितनी सीटें हैं, गवर्नमेंट सीट है, प्राइवेट सीट है, कितनी टोटल सीट्स हैं, क्या दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीपेट एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम में कितनी टोटल सीट्स आती हैं, पैरामेडिकल्स की कितने कोर्सेज है, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपेट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट सीपेट एंट्रेंस एग्जाम विच इज़ कंडक्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीपेट यानी कि कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यानी कि ये पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए पैरामेडिकल के लिए एग्ज़ाम होता है। इसके अंतर्गत टोटल 18 कोर्सेज आते हैं, 18 कोर्सेज आते हैं, जिसमें बीपीटी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी ये सारे कोर्सेज होते हैं, बीएसएलपी होता है। टोटल 18 कोर्स हैं। 18 कोर्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है और ये भी बताया है कि इन 18 कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज मैथ वाले बच्चों के लिए, कौन कौन से कोर्सेज बायो वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें मैथ्स प्लस बायो दोनों के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख सकते हो। नहीं ढूंढ पाते हो तो सिंपली यूट्यूब पे टाइप करना सीपेट कोर्सेज स्पार्कअप क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, फिर भी नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कमेंट कर सकते हो सीपेट कोर्सेज, तो हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। सो सीपेट के अंतर्गत टोटल 18 कोर्सेज हैं और टोटल सीट की अगर मैं बात करूं तो 4000 के लगभग सीट्स हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट में आप जाना चाहते हो गवर्नमेंट में जा सकते हो, प्राइवेट में जाना चाहते हो प्राइवेट में जा सकते हो। लेकिन अगर आप यूँ सोचो कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है विदाउट किसी भी एग्ज़ाम के, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, कोई ना कोई एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा। सो अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो, खासकर यूपी के बच्चों के लिए सीपेट एग्ज़ाम होता है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, लेकिन इसे बाहर के बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक है, यूपी के बच्चे देंगे तो यूपी के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल है, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल है। और अगर आप यूपी के हो और 10th 12th आपने कहीं और से किया है तो भी आप एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप NIOS से पास करके रखे हो या किसी अदर बोर्ड से पास करके रखे हो तो भी आप एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और दूसरी बात एक और आती है कि क्या बाहर के स्टेट के, दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, तो आंसर है हाँ, एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उनका जो एडमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा। ठीक है, आपका यूपी स्टेट का होना ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हो सीपेट एग्ज़ाम दे करके। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, तो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ लगेगा आपका। आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आपके 12th में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप सीपेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप चाहे मैथ से हो या बायो से हो, दोनों ही बच्चे सीपेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपका इंग्लिश होना भी ज़रूरी है, यानी कि 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है। इंग्लिश मीडियम में नहीं कह रही, आप हिंदी मीडियम से हो तो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके अगर 12th में नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। प्लस अगर आप NIOS से हो, दूसरे बोर्ड से हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम आपका 17 साल पूरा होना चाहिए 31 दिसंबर से पहले, यानी कि 2025 में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 31 दिसंबर 2025 से पहले आपका 17 ईयर पूरा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें अपर एज लिमिट की। तो अपर एज लिमिट कोई नहीं है, आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो इसमें जो पेपर है, पेपर में 5 सब्जेक्ट टोटल आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड GK। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही आएगी और इंग्लिश प्लस GK आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 50-50 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश और GK मिला करके 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप तुक्का लगा के भी आ सकते हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। बात समझ में आती है। और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, आप चाहो तो हिंदी में दो, आप चाहो तो इंग्लिश में दो, ये टोटली आपकी चॉइस है।
बात समझ में आती है। इसके बाद अगर आप हैंडीकैप हो, फिजिकली इम्पेयर्ड हो या आप कलर ब्लाइंड हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उल्टा छूट ही मिलेगी, है ना, छूट मिलेगी। आप पीडब्ल्यूडी वालों को ज़्यादा छूट मिलती है, सीट्स उनको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो ऐसे केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिलेबस की बात कर ले, क्या क्या सिलेबस आता है, तो सिलेबस 11th और 12th की एनसीईआरटी से आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 11th और 12th की तैयार करनी होती है सीपेट एग्जाम के लिए, क्लियर। और इंग्लिश और जीके के लिए आप यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश और जीके आप लास्ट के 1-2 महीना पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। मेजर फोकस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम का फॉर्म कब आता है, तो एग्जाम का फॉर्म अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरुआत में आ जाता है, ठीक है। पिछले साल अप्रैल के लास्ट तक फॉर्म आ गया था। एग्जाम की बात करें तो जून में आपका एग्जाम होता है, कभी कभी जुलाई तक एक्सटेंड होता है। पिछले साल की बात करें तो 23 जून 2024 को आपका एग्जाम हुआ था सीपेट का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है। एक और बात आती है बच्चों के मन में कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा। सो एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है। और उत्तर प्रदेश के लगभग हर ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर है। सो आप उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर सकते हो, जितने भी फेमस डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के उन सब जगह एग्ज़ाम का सेंटर रहता है। सो आप उनमें से जहाँ मर्जी वहाँ चूज़ कर सकते हो। लेकिन आप ये कहो कि हम तो दिल्ली से हैं, हम बिहार से हैं, हम सीपेट का फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या हमारे एरिया में हमें एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलेगा, तो आंसर है नहीं। आपको सीपेट का एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ यूपी में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। भले आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप चाहे साउथ से बिलोंग करते हो, तो भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए उत्तर प्रदेश में ही आना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश में कहाँ जाना चाहते हो, कौन सा एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते वक्त, जो कि आपको पहले से बनवा के रखने हैं। तो पहला आपको डोमिसाइल लगेगा, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश के निवासी हो तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इसलिए डोमिसाइल ज़रूरी है। दूसरा आपकी फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो का भी कुछ निश्चित रूल है। क्या रूल है कि आपकी फ़ोटो जो है ना वो कलर्ड होनी चाहिए, यानी कि रंगीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने शर्ट पहना हुआ है तो पिंक और वाइट आपको दिख रहा है, तो आपका कपड़े का कलर, आपके चेहरे का कलर नज़र आना चाहिए, लेकिन आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। जैसे मेरा बैकग्राउंड आप ब्लैक देख रहे हो, वैसे ही बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, किसी और कलर का नहीं होना चाहिए। खासकर लोग नीला, पीला, लाल करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और फ़ोटो के नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए और डेट लिखी होनी चाहिए, जिस डेट को आपने फ़ोटो खिंचवाया है, ना कि वो डेट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। नहीं नहीं नहीं, आपने जिस दिन फ़ोटो खिंचवाया है उस दिन की डेट होनी चाहिए। और फ़ोटो आप 2025 में अगर अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, तो 2025 की ही फ़ोटो होनी चाहिए, 2025 के पहले की नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी अभी आपने फ़ोटो खिंचवा लिया और रख लिया, नहीं, आप जनवरी में ही खिंचवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी फ़ोटो 2025 की होनी चाहिए। या फिर एक और काम कर सकते हो, फ़ोटो खिंचवा के नीचे 2025 की कोई भी डेट लिखवा लो, ये काम भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अच्छा तो यही है कि आप 2025 की फ़ोटो खिंचवाओ। नेक्स्ट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के एंड में आता है, तो आराम से आपके पास टाइम रहेगा जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाने का। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हो 1 अप्रैल 2024 के बाद का, स्पेशली फॉर EWS एंड OBC। अगर आप SC ST हो तो पुराना सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 10-12 साल पुराना है, मतलब 2-4 साल पुराना है तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा पुराना है तो आप वो भी रिन्यू करा लें, ठीक है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट EWS और OBC का है वो तो 1 अप्रैल 2024 1 अप्रैल 2025, आप 2025 में फॉर्म भर रहे हो ना, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, नॉट 2024, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। क्योंकि अप्रैल 2025 में आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म आपका अप्रैल के लास्ट में आएगा, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, OBC वालों को और EWS वालों को। और जो SC ST है उनका 2-4 साल पुराना है तो भी चलेगा। जनरल वालों का तो कोई लगता नहीं है, जनरल EWS हो तभी लगता है। और अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो वो भी सर्टिफिकेट आप रिन्यू करा लेना, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप NCC या फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हो तो वो भी आपको बनवा के रखना है सर्टिफिकेट। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट आपको DM से, यानी कि अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवाना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सिग्नेचर, आपका लगता है सिग्नेचर आपको ब्लू या ब्लैक पेन से करना होगा, जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको ब्लू ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना होगा वाइट बैकग्राउंड पे, यानी कि सफ़ेद कोई सादा पेज ले लेना जिस पे लाइन वगैरह ना बनी हो, वहाँ पे आप साइन करके अपलोड करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अपलोड कैसे करना है, तो बच्चों इसका फॉर्म आता है, ठीक है। अप्रैल में फॉर्म आएगा, तो फॉर्म आप ऑनलाइन भरोगे तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा अपलोड करने का, ठीक है। आपको नहीं आता है भरना फॉर्म तो आप साइबर कैफ़े वालों से हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है साइबर कैफ़े क्या है, तो आप जानते हो कि आपके आसपास कोई ऑनलाइन सेंटर होगा जहाँ से आप रिज़ल्ट निकलवाने जाते हो या कोई भी फॉर्म भरने जाते हो, उसी को हम साइबर कैफ़े कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर ले इसमें कॉलेजेस, तो कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत कॉलेजेस हैं इसमें। अनूप सर ने इस वीडियो में कॉलेजेस के बारे में बताया है कि सीपेट के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और टोटल सीट्स 4000 प्लस हैं, 4000 के लगभग ही सीट्स हैं आपकी। दूसरे स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सिर्फ प्राइवेट में कर सकते हैं, और आउटसाइड एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलेगा, यूपी में ही एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। 10th और 12th कहीं और से भी किया है और आप हो यूपी के तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। NIOS से या ओपन बोर्ड किसी भी अदर बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया तो भी आप कर सकते हो। फॉर्म की फ़ीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म की फ़ीस 3000 रुपये लगती है फॉर जनरल एंड OBC और 2000 लगती है SC ST PWD। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है फॉर्म की फ़ीस में, लेकिन लगभग यही रहती है 3000-2000 के लगभग। जब तक 2025 की एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक मैं इसे कंफर्म नहीं कहूँगी, हाँ लगभग इतनी ही लगती है। और फॉर्म जो है आपका अप्रैल में आएगा, एग्ज़ाम जून में होगा, जून के लास्ट में या जुलाई के शुरुआत में, ठीक है। काउंसलिंग कैसे होती है, अच्छा एक और बात, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका चाहे जितना नंबर आ गया और आप काउंसलिंग करवाने लगो, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम जनरल हो तो 50 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल, यानी कि 50% बच्चों से आपको आगे होना है, तभी आप क्या होगा क्वालिफाई हो पाओगे। जनरल PWD हो यानी कि जनरल हो और हैंडीकैप हो तो उस केस में 45 परसेंटाइल। SC ST OBC हो या इनके हैंडीकैप हो, ST से हैंडीकैप हो, SC से हैंडीकैप हो या OBC के हो और हैंडीकैप हो, तो इस केस में 40 परसेंटाइल कम से कम होना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई कहलाओगे, तभी आप काउंसलिंग करवा सकते हो, अदरवाइज आप काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। क्लियर। अब काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग देखो, काउंसलिंग में क्या है कि काउंसलिंग में आपका पैरामेडिकल में तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने बताया 18 कोर्सेज हैं, पर एग्ज़ाम तो एक ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको चाहे जो कोर्स दे दिया जाएगा, नहीं, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में क्या होता है कि देखो आप एग्ज़ाम दे के घर आ गए, आने के बाद आपका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग मतलब एडमिशन की एक तरह से प्रोसेस है वो। उस काउंसलिंग में आपको रजिस्टर करना होता है। काउंसलिंग में रजिस्टर करने के बाद आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो और कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना चाहते हो। जैसे मान लो मैं अगर बताऊं तो बेस्ट कोर्स BPT एंड BMLT होता है, बेस्ट होता है। सो जिसको BPT पसंद है वो ऊपर BPT रखेगा, जिसको BMLT पसंद है वो ऊपर BMLT रखेगा। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार कोर्स भरोगे और कॉलेज भरोगे। फिर जो चीज़ें आपने ऊपर भर रखी होंगी, ठीक है, अगर आपके मार्क्स उस अकॉर्डिंग है तो आपको टॉप वाला मिल जाएगा, थोड़े कम मार्क्स है तो उससे नीचे का मिलेगा, और कम मार्क्स है तो उससे नीचे का मिलेगा। यानी कि आपको एक सीक्वेंस में भरना होता है। सबसे जो पसंदीदा आपका कॉलेज है उसको नंबर 1 पे रखना होता है और पसंदीदा कोर्स और कॉलेज को, फिर जो उससे कम पसंद है उसको 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे करके आपको कॉलेज भरने होते हैं। और फिर उन्हीं में से आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है कि हाँ इस कॉलेज में आप जा सकते हो, इस कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते हो। फिर उस कॉलेज में आपको जाना होता है, एडमिशन फ़ीस देना होता है, सारा उसका कार्यक्रम करना होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। सो ऐसा कुछ काउंसलिंग होता है। हालांकि काउंसलिंग के बारे में मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो ये पूरी प्रक्रिया होती है जिससे आपको पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन मिलता है। और 18 के 18 कोर्सेज़ के लिए 18 कोर्स मैंने इस वीडियो में बताया कौन कौन से हैं। इन सभी 18 कोर्सेज़ के लिए एक ही एग्ज़ाम होना है जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक एग्ज़ाम दोगे और काउंसलिंग में जाके चूज़ करोगे कि कौन सा कोर्स लेना है पैरामेडिकल का, ठीक है। जिस हिसाब से मार्क्स होंगे, जिस हिसाब से आप मतलब एग्ज़ाम दिए होगे, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। जिस हिसाब से आप काउंसलिंग में प्रेफरेंस भरे होगे, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम CNET एग्ज़ाम दें, CP नेट दें या CPET एग्ज़ाम दें, कौन सा एग्ज़ाम हमें देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने सजेस्ट किया है कि कौन से बच्चे को कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, और 18 कोर्स के लिए आप ये वीडियो देखोगे।
और अगर आपको पता ही नहीं है कि पैरामेडिकल होता क्या है, तो पैरामेडिकल की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। इन तीनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह का आपके मन में कोई और डाउट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं या अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।